नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। 2020 में एक मामला हुआ था, फोन टैपिंग मामला। वो एक ऐसा मैं कहूंगी कि घमासान था राजस्थान में कि वो अभी तक नहीं थमा है। 2020 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल गया, इवन 24 भी निकलने वाला है। अक्टूबर का महीना चल रहा है और 2024 आ चुकी है, लेकिन वो घमासान जो फ़ोन टैपिंग मामला था ना, वो अभी तक नहीं थमा है। और आज उस फ़ोन टैपिंग मामले को लेकर ही बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के ओएसडी भी रहे हैं, पूर्व ही कहूँगी मैं। लोकेश शर्मा जी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर में वो फ़ोन टैपिंग मामला है, वो 4 साल हो चुके हैं लोकेश जी इस पूरे मामले को, लेकिन वो जो मैं कहूँगी घमासान जिक्र कर रही हूँ, वो अभी तक थमा नहीं है। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत करेंगे और जानेंगे कि फ़ोन टैपिंग मामला आखिर में कब थमेगा और कहाँ पहुँचा है अभी तक। देखिए, जहाँ तक थमने की बात आप कर रहे हैं, ये तो निर्भर करता है जांच एजेंसीज़ के ऊपर कि वो कब इस पूरे मामले को किस दिशा में लेके जाएंगे और कहाँ तक इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। जहाँ तक फ़ोन टेपिंग के मामले की बात है सीधे तौर पर, तो मैंने पहले भी कई बार बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा है कि फ़ोन टेपिंग से सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक पेन ड्राइव दिया गया, एक डिवाइस दिया गया और उस पेन ड्राइव में कुछ ऑडियो क्लिप्स थे। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे वो मीडिया को सर्कुलेट करने के डायरेक्शंस दिए थे। चूँकि मैं उनका ओएसडी था, मीडिया मैं ही देखता था, आईटी और मीडिया का सारा काम मैं ही हैंडल करता था। तो मुझे जब ये डायरेक्शंस दिए गए, ये कहा गया कि इसमें जो कुछ भी है वो आप मीडिया को सर्कुलेट कर दो, तो मैंने वही किया। मैंने सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन किया। उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स थे वो मैंने सर्कुलेट किए, व्हाट्सएप के माध्यम से सारे मीडिया को मैंने ही भेजे और इस बात से मैंने कभी इनकार नहीं किया कि वो मैंने नहीं भेजे। अब बात ये है कि जब जांच आगे बढ़ी और जांच एजेंसीज़ ने मुझे वहाँ फिर से बुलाया, एक बार तो अभी पिछले 25 सितंबर को मुझे बुलाया था। उस दिन मैंने जाके वहाँ अपनी पूरी जो बात थी, सारे घटनाक्रम को ब्यौरेवार, सिलसिलेवार लिखित में 7 पन्नों में मैंने उन्हें लिख के दिया कि ये घटना किस तरह से घटित हुई और इस घटना के पीछे कौन लोग रहे। क्योंकि 16 जुलाई 2020 की ये घटना है। मैंने बाकायदा ये लिख के दिया कि उस दिन मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी निवास पर बुलाया और बुलाकर एक पेन ड्राइव दिया। उस पेन ड्राइव में जो कुछ भी था वो सर्कुलेट करने के लिए कहा। अब चूंकि पेन ड्राइव से तो सर्कुलेट नहीं किया जा सकता था, मैं वो पेन ड्राइव लेके अपने घर आया और मैंने उसे अपने लैपटॉप पे कॉपी किया और लैपटॉप से कॉपी करने के बाद अपने मोबाइल डिवाइस पर लिया और उसी से आप सभी के पास मैंने उस ऑडियो क्लिप को सर्कुलेट किया। तो अब सारी जो जांच है वो इसी बात पे टिकी हुई थी, क्योंकि मैं जब भी जाता था क्राइम ब्रांच, मुझसे सबसे मुख्य रूप से एक ही सवाल किया जाता था कि आपके पास ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए। अब मैंने उन सारी जो जितनी भी पहेली थी, जो कुछ भी उनकी दुविधा थी आज तक की कि ये आपके पास कहाँ से आए हैं, मैंने स्पष्ट कर दिया और जवाब दे दिया कि ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे दिए। तो अब आगे की जांच खुद उस समय के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत से होनी चाहिए कि उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स थे वो उनके पास कहाँ से आए। वो रिकॉर्डिंग जो उस पेन ड्राइव में थी वो लीगल थी, इलीगल थी, इसका जवाब तो वो स्वयं ही दे पाएंगे। मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी कि मुझे वो पेन ड्राइव दिया गया था और उसे सर्कुलेट करने के लिए कहा गया, मैंने वही किया। कहीं ना कहीं लोकेश जी, ये भी आपकी तरफ से कहा गया था कि जो ऑडियोज थे उनके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ थी। क्या ये बात सही है? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि उनकी आवाज़ थी। देखिए, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि उन ऑडियो क्लिप्स में क्या है या उस पेन ड्राइव में क्या है, क्योंकि जब मुझे इतनी जल्दीबाजी में ये कहा गया कि आप तो इन्हें तुरंत इमीडिएटली मीडिया को सर्कुलेट कर दो, और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि मैं उस पेन ड्राइव को लेके घर आया, मैंने लैपटॉप पे कॉपी किया, फिर अपने मोबाइल डिवाइस पे किया, तो इस पूरे प्रोसेस में जितना समय लगा, उस समय के दौरान भी बीच में 2 बार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मेरे पास फ़ोन आया व्हाट्सएप पे कि ये खबर अभी तक चली क्यों नहीं है। यानी इतनी जल्दी थी उन्हें कि उस पेन ड्राइव में जो कुछ भी है वो इमीडिएट मीडिया में आए और वो चले खबर के रूप में। तो मैं ये क्यों पूछता उनसे कि इसमें है क्या?
इसलिए जब खबरें चल गई, ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई और उसमें जिस तरीके से बताया गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी या हमारे जो तत्कालीन उस समय विधायक थे, दिवंगत हो गए भंवरलाल शर्मा जी, विश्वेंद्र जी और एक और कोई संजय जैन करके, इन सभी लोगों की कोई वार्तालाप थी जिसमें ये कहा जा रहा था भाई सरकार गिरा रही है, कुछ पैसों के लेन देन की बात थी। वो सब कुछ उस ऑडियो क्लिप्स में तथाकथित रूप से कहा गया था या बताया गया था। बाद में तो जब वो ऑडियो क्लिप्स रिलीज़ हो गए उसके अगले दिन कई तरह के मुकदमे दर्ज हुए, राजद्रोह के केसेस दर्ज हुए, एसीबी में केसेस दर्ज हुए और सारा मामला फिर बाद में वो शांत हो गया। क्या वजह रही होगी लोकेश जी की ये जिस तरीके की ऑडियोज है ये लीक करवाने की नौबत, ऐसी क्या नौबत आ गई कि अशोक गहलोत जी तो खुद उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें क्या नौबत आई कि क्या सत्ता जा रही थी या कुर्सी जा रही थी, कह सकते हैं कि उन्हें ये सब करना पड़ा? देखिए यही डर उन्हें सता रहा था कि कहीं मेरी सरकार ना गिर जाए, मेरी सत्ता ना चली जाए। तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो एक उन्होंने माहौल बनाया था कि सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराने की साजिश रची जा रही है, उसके लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें मेरे माध्यम से करवाई। जो भी ऑडियो क्लिप्स जिसके भी उन्होंने टेप किए होंगे, करवाए होंगे, सर्विलांस पे लिए होंगे, इंटरसेप्ट करवाए होंगे, वो मुझे दे के और उन्हें सर्कुलेट करवाया। और देखिए ना, आपने कहा कि क्या वजह रही होगी, तो वजह तो पूरे प्रदेश को पता है कि ये सब कुछ करके वो जो सरकार गिरने जैसी नौबत आ रही थी वो नहीं हुई, सरकार बच गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, सरकार पूरी 5 साल बची रही, सरकार चलती रही। तो वजह यही थी, राजनीतिक फ़ायदा उन्हें लेना था, इसलिए उन्होंने वो जो उस दिन का घटनाक्रम था वो मेरे माध्यम से उन्होंने उसको संपादित करवाया। अब चूँकि मुझे तो वो काम करना ही था, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करना था, इसलिए मैंने वो सब कुछ किया। लोकेश जी, जब आपने ये सारा प्रोसेस किया तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगा कि कल को सारी गाज आप पे ही गिरने वाली है, बाकी सब पीछे हट जाएंगे? देखिए डर तो मुझे क्यों लगता, प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे मीडिया से संबंधित कोई काम करने का निर्देश देते हैं, मुझे कहते हैं कि इसमें जो कुछ भी है वो आप मीडिया को भेज दो। चूँकि मैं विपक्ष के समय से अशोक गहलोत जी का मीडिया हैंडल करता रहा हूँ, उनका आईटी मैं देखता रहा हूँ और उसी से संबंधित मुझे कोई काम दिया जाएगा तो मैं क्यों डरूँगा। और बाद में भी सब कुछ बहुत स्मूथ हो गया था, यानी सारा प्रदेश बिल्कुल सामान्य तरीके से चलने लगा। मुख्यमंत्री जी अपने कामकाज करने लगे, सरकार अपना कामकाज करने लगी। ये परेशानी तो तब शुरू हुई जब 2021 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मेरे खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद ये सारा मामला इन लोगों के लिए एक संकट की तरह नज़र आने लगा। इन्हें ये महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे पिछले 40 वर्ष की राजनीति पे कोई डेंट पड़ जाए और कोई चीज़ें सच के रूप में बाहर निकल के सामने आ जाए। तो ये बड़े चिंतित रहने लगे स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी और जो उनके साथ और जो लोग भी शामिल रहे होंगे, चाहे वो अधिकारीगण रहे हों या और कोई जिन्हें ये लगता हो कि उस वक्त जो किया गया था उससे राजनीतिक फ़ायदा हुआ, तो वो सभी लोग चिंतित रहने लगे। और मुझे बुला के हर बार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात का भरोसा देते थे कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ कहीं कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और वो अपना हाथ आपके सर पे रख के आपको ये भरोसा दिलाए, आपको पूरे तरीके से संरक्षण दे और आपको ये विश्वास दिलाए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं, तो कौन व्यक्ति है जो डरेगा या जिसे ये लगेगा कि नहीं, परेशान होने की उसे ज़रूरत महसूस होगी। तो वही मेरे साथ हुआ। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब समय पूरा होने लगा, कार्यकाल पूरा होने लगा और उन्हें ये पता लग गया पूरे तरीके से, क्योंकि उन्होंने उन सबूतों को जो कुछ भी थे, चाहे वो पेन ड्राइव रहा हो, लैपटॉप था या मोबाइल डिवाइस था, उनको मुझे नष्ट करने के लिए कई बार कहा कि आप इन्हें डिस्ट्रॉय कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए इसी कार्यालय में उन्होंने एसओजी की रेड तक डलवाई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि इसके पास कुछ नहीं है, तो इस पूरे मामले से उन्होंने किनारा करना शुरू कर लिया, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। फिर ये कहने लगे कि अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो काम मैंने किया ही नहीं, यानी जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं और मेरा परिवार क्यों सफ़र करे। तब मैंने पूरे प्रदेश को और जांच एजेंसीज को जो वास्तविकता थी, जो तथ्य सही थे, वो बताना अपनी जिम्मेदारी समझी और उसी के तहत मैंने सारी चीज़ें तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ जांच एजेंसीज को बता दी।
अभी जब मुझे 3 अक्टूबर को बुलाया गया तो मैं वो सारे सबूत, सारे एविडेंसेस जांच एजेंसीज को हैंडओवर करके आया हूँ। वो पेन ड्राइव जो मुझे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों से दिया, वो लैपटॉप जिसमें मैंने उस कंटेंट को कॉपी किया, और वो मोबाइल डिवाइस जिससे मैंने कि आप सभी मीडिया के साथियों तक व्हाट्सएप के माध्यम से वो ऑडियो सर्कुलेट किए। तो जब मैंने सबूत भी दे दिए, मैंने उनके नाम को भी डिस्क्लोज़ कर दिया, तो अब आगे की जांच, मेरा ये मानना है आगे की पूछताछ और जांच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाकर की जानी चाहिए कि अब आप ये बताइए, लोकेश ने तो बता दिया कि उनके पास ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए। उसने ये कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों से दिए। अब वो इस बात को बताएंगे कि उनके पास कहाँ से आए। उन्होंने जो पेन ड्राइव मुझे दिया उसमें जो रिकॉर्डिंग थी वो कहाँ से आई, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और अगर ऐसा कोई इंटरसेप्शन किया जाता है या कोई रिकॉर्डिंग की जाती है तो पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके की जाती है। तो ये बात तो वही स्वयं बताएंगे कि वो उन्होंने लीगल किया था या इलीगल किया था, क्योंकि लीगल करने के लिए बहुत बड़े लंबे चौड़े एक प्रोसेस की आवश्यकता होती है, कई अनुमतियां लेनी होती है, कई कहते हैं ना रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन सबको फॉलो करना होता है। अगर आप किसी के कॉल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं या उसे सर्विलांस पे ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस समय के तत्कालीन जितने भी अधिकारी रहे होंगे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी थे या डीजीपी थे या होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर भी शामिल होता है, लेकिन होम मिनिस्टर तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वही थे, उन्हीं के पास होम डिपार्टमेंट था। तो इन तमाम लोगों को जानकारी होती है कि किसी भी फ़ोन को सर्विलांस पे लिया हुआ है या उसे इंटरसेप्ट किया जा रहा है, तो वो भी शामिल हैं इस पूरी घटनाक्रम में। एक तो बहुत लंबा समय हो गया है, क्या लगता है अशोक गहलोत जी से पूछताछ होगी इस मामले में, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 इयर्स बहुत लंबा समय हो गया है। देखिए, पूछताछ होनी चाहिए अगर जांच को आगे बढ़ाना है और किसी कंक्लूज़न पे पहुंचना है। जो मुझसे पूछताछ जो होनी थी उसका मैंने जवाब दे दिया, तो अब आगे की जानकारी वही देंगे। किसी भी जांच को आगे बढ़ाने के लिए जांच एजेंसी सामान्यतः इस प्रक्रिया को अपनाती हैं कि जिसका भी नाम लिया जाता है और अगर मैं सबूत चीज़ों को वहाँ दिया गया है, बताया गया है, तो निश्चित तौर पर उनसे पूछताछ होनी चाहिए, तभी तो वो जांच आगे बढ़ेगी, तभी किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि जो कुछ भी घटना घटित हुई या जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, इसमें कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये तभी आगे तय हो पाएगा। इसलिए जांच निश्चित रूप से आगे बढ़नी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाकर पूछताछ की जानी चाहिए और उन तमाम अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि जब वो ऑडियो क्लिप्स को रिकॉर्ड किया गया था तो उनकी क्या भूमिका थी उसमें। उन सबसे भी इस बात की पूछताछ होनी चाहिए। तो जो साफ़ है, जो क्लीन है, उसे तो डरने की, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसने वो काम किया ही नहीं। तो इसलिए तमाम लोगों से जो भी उस समय की इस घटनाक्रम में शामिल थे, सभी से पूछताछ होनी चाहिए। कभी अशोक जी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो इस मामले को लेकर, या आपसे कभी बात करने की कोशिश की हो? देखिए, इस घटना के बाद तो कभी बात नहीं हुई। पहले दिसंबर तक तो क्योंकि चुनाव थे और हम लोग साथ में ही सारा काम कर रहे थे, मैंने तो हमेशा से पार्टी को बचाने के लिए काम किया, सरकार को बचाने का काम किया। देखिए, जब मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, अगर उसी वक्त मैं ये सारे तथ्य सबूतों के साथ आगे बता देता जांच एजेंसीज को, तो ये सरकार गिर जाती। मैंने सरकार को भी बचाया, मैंने कांग्रेस पार्टी को भी बचाने का काम किया, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम अगर चुनाव से पहले बाहर आता और परिणाम वही होते जो आज हम सबके सामने हैं, तो उसका ठीकरा भी मेरे सर पे फोड़ दिया जाता कि लोकेश ने ये सारी चीज़ें कही बाहर आके पब्लिक में, इसलिए हम अपनी सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए। तो मैंने तो एक कहते हैं ना कि कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता की तरह, सच्चे सिपाही की तरह सरकार को बचाया, संगठन को कहीं नुकसान नहीं पहुंचने दिया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया। इसी बात को अगर पहले बताया जाता तो उन्हें जेल जाना पड़ता, ऐसी नौबत आ जाती, क्योंकि किया तो उन्होंने ये सब कुछ, जो चीज़ें मुझे दी हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। तो पहले के दौर में भी ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं कि जब सरकार गिर गई थी फ़ोन टेपिंग के मामले को लेकर, तो मुझे लगता है कि सबका बहुत बड़ा नुकसान होता, और मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उनके निर्देशानुसार जो काम किया, मैंने तीनों चीज़ों को बचा के रखा। लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं कि आज आप क्यों बोल रहे हैं। कई लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी में जा रहे हैं या बीजेपी के लोगों से आप मिल गए हैं। तो उन सबके लिए मेरा संदेश है
कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का, ना ही कांग्रेस के किसी और नेता का इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, चूँकि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम मेरे सर पर आ गया, इसका पूरा दोष मेरे सर पे मढ़ा जाने लगा, और जो काम मैंने किया ही नहीं तो उसके लिए मैं क्यों सज़ा भुगतूंगा या मैं क्यों प्रताड़ित होऊंगा। तो इस सब की वजह से अपने बचाव के लिए मैंने ये सच पूरे प्रदेश की जनता के सामने और जांच एजेंसियों के समक्ष रखा है। अभी तो मैं कहूँगी कि सारी की सारी चीज़ें आपने जांच एजेंसी पर छोड़ रखी हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका फैसला हो। सर, थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में हरियाणा चुनाव आपने बहुत अच्छे से देखे हैं। कांग्रेस ने पूर्ण रूप से जीतने की जो तैयारी थी उनकी, इवन डंका ही बज चुका था कि कांग्रेस जीत चुकी है। पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि पासा पलट गया, बीजेपी की सरकार बन गई? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जिस तरह से जो तथाकथित वहाँ के मठाधीश नेता हैं, जो ये सोचते हैं कि हम ही कांग्रेस से हैं और सब कुछ हमारे ही अनुसार होना चाहिए, उनके व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से ये परिणाम आते हैं। राजस्थान में भी यही हुआ। हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तमाम सर्वे करके जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा था कि लगभग 25 से 30 टिकट बदले जाने चाहिए, क्योंकि नाराज़गी जो है वो चेहरों से व्यक्तिगत रूप में है, सरकार से नाराज़गी नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी से किसी की नाराज़गी है। ये जो वहाँ का स्थानीय मंत्री है या विधायक है, उससे लोगों की नाराज़गी है। आप ये चेहरे बदल दीजिए तो हमारी सरकार 100% वापसी करेगी। नहीं मानी बात उन्होंने, अपनी हठधर्मिता की, अपनी जिद के चलते उन्होंने राजस्थान में अपनी आती हुई सरकार गंवा दी। ये का यही हाल हरियाणा में हुआ कि वहाँ जो लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, देखिए हमारी पार्टी में चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। अरे भाई, मुख्यमंत्री तो जब एमएलएज आएंगे, आपके पास नंबर होगा, उसके बाद ही तो सरकार बनेगी। तो बजाय इसके ये जो आपसी खींचतान है, आपसी फूट है आपस में, मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ थी वो डुबा गई, वो डुबो गई पूरी तरीके से। वही तो कांग्रेस में यहाँ राजस्थान में भी हुआ ना। इनको अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी थी। इस कुर्सी को बचाए रखने के लिए उन्होंने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे, पूरा प्रदेश जानता है कि वो 25 सितंबर की घटना सबको पता है, जब आला कमान उस वक्त में खड़गे जी स्वयं यहाँ ऑब्जर्वर बन के आए, अजय माकन जी ऑब्जर्वर बन के आए। उस दिन शायद कोई अलग ही फैसला होना था, विधायक दल की एक मीटिंग होनी थी जिसमें कोई और भी निर्णय हो सकता था, लेकिन वो मीटिंग ही नहीं होने दी। तो आला कमान को जो लोग धोखा देते हो, जो कांग्रेस पार्टी का नुकसान करते हो, ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस रही है, और उन्होंने ये सोचा है कि हमारे सिवा इस कांग्रेस पार्टी को चलाने वाला कोई नहीं है, हम ही कांग्रेस हैं। जो व्यक्ति ने ये सोचा, उसी जगह से पतन की शुरुआत हो गई। और ये जो लड़ाई थी कि मुख्यमंत्री कौन बने, इसी लड़ाई की वजह से हम यहाँ भी हमारा यही हाल हुआ, और इसी वजह से ये जो आज हरियाणा में स्थिति हुई है, हरियाणा का माहौल भी पूरे देश को पता है कि चाहे मीडिया जगत हो, आप जैसे सभी जो साथी हैं, उन सब ने ये कहा था कि वहाँ कांग्रेस आ रही है। और कुछ अति उत्साही कांग्रेस के नेता 60+ की बात कर रहे थे, तो कहाँ गया वो 60+? लोगों की सर मिठाइयाँ बंटने लग गई थी मुख्यमंत्री की। देखिए, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। बटनी तो थी ना, लड़ाई वहाँ मुख्यमंत्री बनने की थी। वहाँ सत्ता भूपेंद्र में हुड्डा बड़ा नाम, भूपेंद्र हुड्डा बड़ा नाम, कुमारी शैलजा बड़ा नाम, खुद अजय माकन जी, तो किस किस का जिक्र करे, सब रेस में थे कि मैं भी मुख्यमंत्री हूँ। इसीलिए तो वहाँ की जनता ने कुछ चुना ही नहीं कि आप इतने सारे मुख्यमंत्री जिस पार्टी में बनना चाह रहे हों, और जो ये सोचते हो कि हमारे अलावा कांग्रेस को कोई चलाने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि जनता ने जो कुछ भी किया है, जो भी परिणाम दिया है, जो मत देकर वहाँ का एक मैंडेट प्रदान किया है। अब बात कर रहे हैं अशोक गहलोत जी, देखो कौन व्यक्ति बात कर रहा है। मैंने उनके बयान सुने 1-2 दिन पहले के, कल के और परसों के भी। वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, आला कमान बड़ी गंभीरता से इस हार को ले रहा है, किन किन में गुटबाजियां थी उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। अरे, जब राजस्थान में स्थितियां सारी अनुकूल थी, उस वक्त की गुटबाजी की पड़ताल तो आपने आज तक ना होने दी कभी, और ना उस बात की जांच होने दी कि हारे क्यों हम। तब भी गुट बने हुए थे, तब भी आप कहते थे कि सचिन पायलट अलग व्यक्ति हैं, मैं अलग हूँ, कांग्रेस को पूरी को मैं चला रहा हूँ। तो ये जो गुटबाजी की बात आज आप जिस मुंह से कर रहे हैं, अगर गंभीरतापूर्वक आपने 2023 से पहले राजस्थान के लिए सोची होती, तो आज हम सरकार में होते और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती से काम कर रही होती। लेकिन
वो व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस को रिटर्न में कभी कुछ नहीं दिया। देखिए, ये तीसरी हार थी राजस्थान में। 98 में हम हारे, 2008 में हम हारे, 8 से 13 हम रहे, है ना। तो और 13 में हमारी सरकार चली गई और उसके बाद 23 में चली गई। तो ये तीनों बार मुख्यमंत्री स्वयं अशोक गहलोत थे। एक भी बार हम सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार को वापस रिपीट नहीं करवा पाया हो, उसने कांग्रेस पार्टी को दिया क्या? आज तक लिया ही लिया है। देना तब माना जाता है कि उनके नेतृत्व में दोबारा से कांग्रेस पार्टी रिपीट करती, तब ये माना जाता कि आपने कांग्रेस पार्टी को कुछ दिया है। तो हमेशा लेने ही लेने वाला व्यक्ति, जिसने मुख्यमंत्री से नीचे कुछ सोचा ही नहीं, चाहे सरकार नहीं रही हो तब उनको बड़े बड़े पदों से नवाजा गया। तो कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। अब कांग्रेस ये आत्मचिंतन करे, हम सब लोग ये आत्मचिंतन करें कि उन्होंने पार्टी को वापस क्या दिया। और वो व्यक्ति अब ये बात करे कि जांच होनी चाहिए या जो कुछ भी कहते हैं कि आपसी फूट थी, आपसी खींचतान थी, उसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिए। तो पहले आप राजस्थान में ये करके बताते तो शायद अच्छा लगता। आप ये कहते हुए बड़े अच्छे लगते कि हरियाणा में जांच होनी चाहिए। लेकिन आपने और आप जैसी सोच रखने वाले नेताओं ने इस कांग्रेस को पूरी तरह से डुबो दिया। एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करते सर। अगर सवाल पूछा जाए कि लोकेश जी को चुनाव लड़ना है या लोकेश जी कांग्रेस में रहते हुए विधायकी चाहते हैं या कोई बड़ा पद चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की आपने बात की, तो जो भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में है, चाहे वो प्रदेश की में है या देश की में है या किसी छोटे से गांव के, कस्बे की, किसी भी तरीके की सक्रिय राजनीति में अपने आप को वो इन्वॉल्व रखता है, तो निश्चित रूप से उसका ये सपना होता है कि वो प्रदेश की विधानसभा में पहुँचे और जनता की सेवा करे। वो देश के लिए काम कर रहा है तो वो ये सोचता है कि वो संसद में पहुँचे और जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, सेवा करे। तो निश्चित तौर पर मेरी भी ये मंशा है कि मुझे भी पार्टी टिकट दे। आने वाले चुनावों में अभी उपचुनाव भी हैं। दौसा मेरा गृह जिला है, तो मैं टिकट की भी मांग करूंगा वहाँ से। तो ये निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने का या जनप्रतिनिधि बनने का ख्वाब तो हर व्यक्ति का होता है और मैं भी उनसे अछूता नहीं हूँ। जहाँ तक बात रही पार्टी में किसी पद की, तो जहाँ भी कांग्रेस पार्टी मेरा उपयोग लेना चाहेगी, मैंने हमेशा से कांग्रेस के लिए काम किया है और आगे भी कांग्रेस के लिए काम करता रहूँगा। जो पद, बिना पद, जिस भी रूप में वो मुझे को कोई जिम्मेदारी देंगे, मैं उसका निश्चित रूप से आज तक जिस प्रकार ईमानदारी से निर्वहन करता आया हूँ वैसे ही करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।